हेलो गाइस, मैं शार्दुल वाजपेयी येते लर्निंग पॉइंट की इस पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने राष्ट्रपति पद को समझा था। आज हम समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था, आर्टिकल 53 पढ़ा था। आर्टिकल 53 में कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो अधीनस्थ ये 53 में बताएगा कि अधीनस्थ के माध्यम से करेगा, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक, लेकिन ये अधीनस्थ होंगे कौन? तो आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या? राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यानी कि यह मंत्रिपरिषद ही अधीनस्थ होगी और इसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति के जो कार्यपालिकीय कार्य हैं उनमें उसकी सहायता करेगा। ठीक, इस तरह से आर्टिकल 77 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। और प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री जितने भी कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा, उन सब से राष्ट्रपति को सूचित करेगा, उनको जानकारी, उसकी जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारी जो संघ की कार्यपालिका है उसका नाम मात्र का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री है। तो आइए हम समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियां, कार्यपालिकीय शक्तियों के अंतर्गत सबसे मुख्य काम है राष्ट्रपति का नियुक्ति करना। तो कुछ नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, आइए हम उन्हें समझते हैं। नियुक्तियां, तो सबसे पहले जो पहली नियुक्ति है पीएम और मंत्रिपरिषद की, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये आर्टिकल 74 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नंबर 2, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, ये आर्टिकल 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही साथ महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति, ये आर्टिकल 76 है। यूपीएससी के चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति, आर्टिकल 315। इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति, आर्टिकल 324। और फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति, आर्टिकल 280। ठीक है, इसके साथ ही साथ महिला आयोग की नियुक्ति, महिला आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति है। अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति है 1992-93 के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो हमारे SC ST OBC कमीशन है इनकी नियुक्ति, यानी कि SC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है 338। ST आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 338A के द्वारा। OBC आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति की जाती है 338B के द्वारा। इस तरह से राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं उन कार्यपालिक शक्तियों में नियुक्तियों का प्रोविजन है। ठीक है, और CAG की नियुक्ति, CAG भी हमारे संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है, आर्टिकल 148। इनके तहत ये नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियों के बाद हम समझते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों की बात करें तो सबसे पहली चीज है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, जजेस, इनका अपॉइंटमेंट है। इनका अपॉइंटमेंट 124 और 217 के तहत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति ये आर्टिकल 124 और 217 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति क्या है? क्षमादान, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति के तहत यदि हम समझें तो अनुच्छेद 72 में प्राविधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किसी व्यक्ति को सजा मिल गई हो, उसके बाद यदि कहीं भी अंतिम जगह हम अपील कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के पास कर सकते हैं। इस तरह इस क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की शक्तियां हैं। पहला है क्षमादान, पार्डन, क्षमा को बोलते हैं पार्डन।
इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो सजा है पूर्ण रूप से माफ कर दी जाती है, दोष मुक्त कर दिया जाता है, चाहे वो मृत्युदंड हो, उम्र कैद हो या किसी प्रकार की सजा हो, पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया जाता है। दूसरा है लघुकरण। लघुकरण रेमिशन बोलते हैं इसको। लघुकरण के तहत जो सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। यदि उसे मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, ठीक है। उम्र कैद दी गई है तो उसकी जो है अवधि कम कर दी जाती है। तीसरा है परिहार। परिहार में सजा की अवधि कम कर दी जाती है। यदि उसको 24 साल की सजा है तो 20 साल, 10 साल, 15 साल की जा सकती है। दूसरा है विराम। विराम में सजा पर रोक लगा दी जाती है। और पांचवा जो मुक्ति है वो है प्राविलंबन। प्राविलंबन के तहत राष्ट्रपति किसी की सजा पर तत्काल रूप से रोक लगा देता है। यदि किसी को मृत्युदंड दिया जा रहा है और इसमें राष्ट्रपति प्राविलंबन दे दे तो प्राविलंबन के बाद उस पर तत्काल रोक लग जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर राष्ट्रपति विचार करेगा और उसके बाद निर्णय देगा। इस तरह से आर्टिकल 72 में हमारे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई गई है, जिसमें 5 प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। क्षमा कर सकता है, पार्डन यानी किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से मुक्त कर सकता है। दूसरा है लघुकरण, कॉम्यूट करना यानी किसी भी सजा की प्रकृति को बदल देना। दूसरा है परिहार। परिहार के अंतर्गत जो है आपकी जो अवधि है उसको कम कर दिया जाता है। विराम के अंतर्गत सजा पर रोक लगा दी जाती है। और प्राविलंबन के तहत तात्कालिक रूप से विचार करने हेतु रोक लगाई जाती है। इस तरह से हमारे जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में ये आपने समझा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति आर्टिकल 124 और 217 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति आती है। इसके बाद समझते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों को यदि हम समझें तो आर्टिकल 79 में संसद का जिक्र किया गया है। जो संसद है हमारी, क्या संसद है या इसके 3 भाग हैं, क्या प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, इन 3 चीजों से मिलकर यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के हमारी संसद का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और जब कोई प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है उस पर राष्ट्रपति की मोहर लगना आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी प्रस्ताव नियम कानून नहीं बन सकता है। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये उसकी विधायी शक्ति है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत यदि संसद के दोनों सदन किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, इसके बाद प्रस्ताव पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली, तो राष्ट्रपति स्वीकृति कब नहीं देगा और क्यों नहीं देगा और किस अधिकार के तहत देगा, उसको हम समझते हैं आर्टिकल 111। क्या? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो की शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 113 वीटो। ठीक है, वीटो। वैसे वीटो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत में 3 प्रकार के वीटो एप्लीकेबल हैं, उन्हीं को हम समझते हैं। तो पहला वीटो जो है, आप वीटो को समझ लें, तो पहला वीटो है आपका, वो है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो क्या बोलते हैं? पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो को एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। ये कब? कि राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को पूरी तरह से मानने से इनकार कर देता है, यानी पूर्णतः मना कर दे कि इसको स्वीकृति हम नहीं देंगे। ये कब नहीं होगा? जब सरकार के पास बहुमत ना हो या चुनाव होने वाला हो, सरकार गिरने वाली हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस वीटो का प्रथम प्रयोग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो एक्ट के तहत किया हुआ था। इसके बाद आता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति क्या करता है? पुनर्विचार के लिए, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव को लौटा देता है। और यदि संसद के दोनों सदन उसको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है। इसका प्रयोग 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो लाभ का पद अधिनियम था उसके लिए किया हुआ है। इसके बाद आता है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या जैसे वो पॉकेट वीटो बोलते हैं। ये कैसा वीटो है? ये बहुत महत्वपूर्ण वीटो है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव को अपने पास विचार हेतु रख लेते हैं, परंतु उस विचार की समय सीमा नहीं होती और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पड़े ही स्वतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, जेबी वीटो है। इसका प्रयोग 1986 में डॉक्टर यानी जैल सिंह ने, कब? 1986 में यानी जैल सिंह ने, जो राष्ट्रपति पद पर थे और राजीव गांधी सरकार में, उन्होंने इस वीटो को प्रयोग किया था डाक अधिनियम में। ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति की हमने विधायी शक्तियों को समझ लिया। अब हम राष्ट्रपति की समझते हैं सलाहकारी शक्तियां।
सलाहकारी शक्तियों में राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां किससे सलाह? सुप्रीम कोर्ट से सलाह। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति क्या है? सलाह लेता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता कैसी है उसको समझते हैं। किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं जो संविधान से संबंधित मामले हो, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता क्या है उसको समझें। सुप्रीम कोर्ट यदि संविधान पूर्व मामला है, कोई मामला संविधान के पूर्व का है, संविधान पूर्व का मामला के मामले में, संविधान के पूर्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देने के लिए बाध्य है, ठीक है। और संविधान पश्चात मामले में, संविधान पश्चात मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, बाधित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और उस सलाह में सुप्रीम कोर्ट यदि वह मामला संविधान के लागू होने के पूर्व का है तो सलाह देने के लिए बाध्य है, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है कि वह सलाह देगा ही। और यदि संविधान के पश्चात का मामला है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो छोड़ सकता है संसद के ऊपर कि आप इसका निर्णय संसद करे, हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गई राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां। इसके बाद हम समझते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्ति को समझें तो सबसे पहली चीज है कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। दूसरा, युद्ध की घोषणा, युद्ध समाप्ति की या युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। और सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। यानी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में हम समझें तो तीनों सेनाओं का, यानी कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना, नेवी, एयरफोर्स और जो हमारी मिलिट्री है, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होता है। किसी युद्ध के समाप्ति की या युद्ध प्रारंभ होने की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं और सीडीएस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक। इसके बाद आइए हम समझते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों में आप समझें कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, ठीक है, करेंगे। हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। आर्टिकल 352 क्या? इसको ही मुख्यतः क्या बोलते हैं? आपातकाल। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, पहले 2 ही आधार थे, ठीक है। इसके बाद तीन आधार पर क्या? युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए और तीसरा पॉइंट है कि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, शस्त्र सहित सशस्त्र विद्रोह। इन 3 स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कब? युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं आर्टिकल 356 जो है, 356 क्या है? किसी राज्य में यदि वहाँ का विधानमंडलीय तंत्र फेल हो जाए, यानी कोई दल सरकार बनाने की ताकत न रखता हो, सरकार बनाने का बहुमत न रखता हो, ऐसी स्थिति में वहाँ राज्यपाल की सिफारिश पर क्या रख सकता है? राष्ट्रपति शासन रखता है, राष्ट्रपति शासन। इसकी घोषणा कौन करते हैं? इसकी घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। आपातकाल कई बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पेप्सू राज्य था, एक पंजाब हिमाचल प्रदेश को मिला और हरियाणा को मिलाते हुए राज्य था, ठीक है। सबसे पहले पेप्सू में लगा था। दूसरे नंबर पे केरला में नंबूरीपात सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके खिलाफ लगाया गया था। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक हमारे भारतवर्ष में नहीं लगा है। इस तरह से हमने आज समझा भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।